एक गांव था जहां बाबूलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी। आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आता है निर्मला। आप खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान भी पता नहीं कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। शुक्र है ये गाय है, नहीं तो अपने घर में खाने को कुछ नहीं होता। देखो जी, हम इसी दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बोल तुम सही रही हो, मगर खेतों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। कभी न कभी बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। क्या करें समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। अब माँ जी की दवाई के खर्चे भी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो निर्मला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा जी ठीक है। बाबूलाल घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में महान पंडित मिले और उससे बोले, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब सा लगा। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? मगर गांव में सबको पता है ये बहुत ही महान पंडित है। इनका कहा कभी खाली नहीं जाता है। प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते हुए जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो? कि पंडित बाबूलाल को बस देखे ही जा रहा था और बस वही बोलता जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ, खेतों में काम है। बुआई नहीं की तो अच्छी फसल नहीं आएगी। इतना बोलकर बाबूलाल खेत में पहुंच गया और जाकर खेतों को खोदने लगा। आधा खेत हो गया था। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या चीज है जिससे ये आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहाँ खोदने के बाद उसे एक भगोना मिला। ये क्या भगोना? ये भी कोई जमीन में गाड़ता है क्या? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ। चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोतकर भगोना लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला आज खेत में मुझे। लगता है कोई इसको कल रात को ही गाड़ कर गया है। बताओ तो, ये भी कोई खेतों में गाड़ते हैं? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता ना कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। अच्छा जी, सपने देखना छोड़कर इस भगोने को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम आएगा। तुम्हारे दूसरा बर्तन नहीं लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगी साफ बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने भगोने को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरह से चल रहे थे। सब सो गए और अगले दिन सुबह उठे और अपने काम में लगे। निर्मला दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। सुनो निर्मला, दूध के लिए जो भगोना लाया था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा है वो। अंदर रखा हुआ है, तनिक लेकर आइएगा। बाबूलाल ने भगोना लाकर निर्मला को दिया और निर्मला ने सारा दूध उसी में निकाल कर डाला और जैसे वो भगोने को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर गई। हे राम, क्या हो गया? कोई है? रिंपू के पापा कहाँ गए? बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, क्या हुआ? कैसे चोट लग गई?
और तुम गिरी कैसे? देखो ना, इस गाय ने आज मुझे लात ही मार दिया। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, ये मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है, आराम से उठो। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया और भगोने को उठाकर रख दिया। अरे सुनो, इस दूध के भगोने को सही जगह रख दो, नहीं तो मेहनत खराब हो जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा और गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि इसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी साधी बोली मारी, सीधा सा है काम। दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी साधी बोली मारी, सीधा सा है काम। तुम्हारा गाना ही सुन सुन कर बिगड़ी है ये, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं करती। बाबूलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था और भगोने को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। अरे देखो, ये क्या किया बच्चों ने तुम्हारे, देखो जरा। खैर, तुम दोनों का भी बताती हूँ मैं। अरे क्या किया तुम शैतानों ने, है? दूध का भगोना गिरा दिया। रुको बताता हूँ तुमको, ये रोज का हो गया है तुम लोगों का। अरे उनको छोड़ो, उधर देखो क्या हो रहा है भगोने में। दोनों भगोने की तरफ ध्यान से देखने लगे। उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पूरे घर आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। सुनो जी, ये क्या हो रहा है? इतना दूध कहाँ से आ रहा है? मैं भी यही देख रहा हूँ, ये क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है। ये किसी जादू से कम नहीं है निर्मला। बाबूलाल ने पूरा हाथ उस भगोने में डालकर देखा, मगर अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चलता। अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, फिर ये दूध कहाँ से आ रहा है? निर्मला खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसको लग गया था कि ये कोई मामूली भगोना नहीं, जादुई है। सुनो, हम तो अमीर हो गए आज इसको पाकर। ये तो पागल हो गई है क्या? पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। बाबूलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में भगोने को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस आई। निर्मला, ये तो सच में जादुई भगोना है। देखो, सारे बर्तन भर गए हैं। अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, इसको पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। हमारा दिमाग खराब है क्या? इतना दूध अचानक से कहाँ बेच पाएंगे हम लोग? अरे अब हम माला माल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस भगोने से दूध और उससे जुड़ी चीजें बनाने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, उसके सामने भगोने का राज न खुले। गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया और देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता देख उसे जलन होने लगी। देखो, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज ये मेरे से ऊपर उठ रहा है। सही कहा जीजा जी, ये गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। पता करो फिर, किस बात का इंतजार है? आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा। आखिर माजरा क्या है? लगाना ही पड़ेगा। तुमको फोकट का नहीं पालता हूँ मैं। तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कहीं भिखारी ही होते। रमेश ऐसा सुनकर घर से बाहर आ गया और अपने दो दोस्तों के साथ। यार ये जीजा है ना, जब देखो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। मुझे पहले तो उसका कुछ करना पड़ेगा। देखो, एक काम करते हैं, तेरे जीजा को ही गायब करवा देते हैं। नहीं यार, दीदी को पता लगा तो हर पेड़ पर बंदर बनकर घूमने को बोलेगी। तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं। सुना है बहुत भागता है वो, थक कर अपने आप कुछ दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। नहीं यार, वो भी सही नहीं है। अगर गलती से काट लिया तो रोज उठते बैठते जीजा जी मुझे काटेंगे कुत्ता बनकर।
ये भी सही नहीं है। अभी जीजा जी ने उनके भाई बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाना है, लेकिन कैसे? अरे मैं बताता हूँ। गांव में 2 चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर हैं। उनको बाबूलाल के घर भेज देते कि पता करो माजरा क्या है और लगे हाथ चोरी भी कर लाओ। हाँ ये सही रहेगा। तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार के घर चाहिए। दोनों चोर छुपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखते हुए उस समय बाबूलाल और निर्मला भगोने से दूध बढ़ा रहे थे। ये सब देखते ही चोर, उड़ी बाबा, ये देखो, कोई जादू चल रहा है क्या? ये दूध कहाँ से आ रहा है? अरे बुड़बक, यही है जादुई भगोना जिसकी वजह से बाबूलाल सेठ बन गया है, समझा? इसी पे हाथ साफ करने का है अपन को आज। दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूद लगाकर अंदर आए। उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो जब ये इस कमरे से बाहर जाएगा। हाँ ठीक है बिड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। उसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहाँ से बाहर निकले। उड़ी बाबा, यही सही समय है, उठा ले भगोने को और सरदार के घर चलते हैं। खुश होकर सरदार इनाम देगा। मैं तो कहता हूँ इस भगोने को लेकर भाग लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे क्या? उड़ी बाबा, अरे भाई, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को भगोना दूंगा। दोनों उस भगोने को लेकर वहाँ से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर पहुँचे। सरदार और रमेश भगोने को देखते रहे और सोचने लगे कि वाह साले साहब, कमाल कर दिया। तो इस भगोने की वजह से बाबूलाल इतना अमीर हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे जीजा जी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा जो भी डालोगे। मैं इसमें अपनी चिलम डाल दूं क्या? अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। ऐसा क्या है जिसे डालकर वो 4 गुनी हो जाए? और अगर कोई कीमती चीज डाल दी और वो वापस नहीं आई तो? भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उनमें से दूसरे वाले चोर को एक आइडिया आया। अरे छोड़ो, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं इसमें अपनी ये चुराई हुई अंगूठी डाल के देखता हूँ भाई। उड़ी बाबा, अरे रुको, ऐसा नहीं कर सकते। हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। हमको कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं, समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी भगोने में डाल दी। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो। अरे कभी तो सुन लिया करो। अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, ये देखो भगोने में क्या हो रहा है। ये क्या, इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आ रही हैं? अरे ये क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस भगोने का जादू देख चकित रह गए, क्योंकि वो भगोने का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला, यार सच बताओ, तो ये सोने का नहीं है, मुझे कहीं मिली थी, मैंने तो बस इसे ही डाल दिया। अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, अंगूठियों को रोको, मुझे बचाओ, इस भगोने के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। वो दोनों चोर और सरदार उसी के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर रमेश ये जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ इस भगोने ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया।